अस्सलाम वालेकुम। जी चिड़े के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी शदीद मनफी असरात मुरतब हुए हैं। PSX में शदीद मंदी के बाद ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोजी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी देखने में आई। 15,000 से जायद पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,52,991 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार में बड़ी ड्राउट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। आज मार्केट खुलते ही मनफी पॉइंट्स में गई। आपको बताते चलें कि शेयर्स की फरोख्त का रुझान बढ़ता गया। कुछ देर ही कारोबार होने के बाद ट्रेड मुअत्तल करना पड़ी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। कुवैत में अमरीकी त्यारा F-15 गिरकर तबाह हो गया। त्यारे को मुमकिन तौर पर मार गिराया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक त्यारे के पायलट ने पैराशूट से छलांग लगा दी। मकामी अफराद ने पायलट को हुकाम के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि कुवैत में सुबह से अब तक तीसरी बार सायरन बज रहे हैं। कुछ देर पहले कुवैत ने ईरानी ड्रोन तबाह करने का दावा किया था। कुवैत में अमरीकी सफारतखाने से भी धुआं उठ रहा है। कुछ देर पहले ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला किया था। कुवैत में ईरानी ड्रोन्स का मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। ड्रोन्स का मलबा मेना अलहमदी रिफाइनरी के करीब गिरे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का एक और MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी स्ट्राइक ड्रोन को इस्फहान की फिजाओं में तबाह किया गया। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में कम अज कम 7 अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली मीडिया का कहना है कि मगरबी यरूशलेम पर होने वाले हमलों में 7 इसराइली शहरी जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिल अबीब, यरूशलेम और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस मिसाइल हमले किए गए, जिसके बाद सायरन बज उठे। शहरियों को बंकरों में मुंतकिल किया गया। उधर उर्दन ने मिसाइल हमलों पर शदीद एहतजाज करते हुए ईरानी सफीर को तलब कर लिया। उर्दन की जानिब से इलाकाई कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। इसराइल ने ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। तेहरान में शदीद बमबारी के इत्तलात हैं, जहां जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई और फिजा धुएं से भर गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की फायरिंग से आसमान रोशन हो गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में नाफिज इमरजेंसी की मुद्दत में 12 मार्च तक तोसी कर दी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी फोर्सेस को धमकी दी है कि अगर इन्होंने हथियार ना डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अहम ऐलान करते सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों में 4 हफ्तों से ज्यादा वक्त लगेगा। जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियारों तक रसाई नहीं दे सकते। फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी शहरियों के मरने का बदला ईरान से लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ईरान के दूर तक मार करने वाले जोहरी मिसाइल अमरीकी शहरियों के लिए खतरा थे। पासदाराने इंकलाब हथियार डाल दें। ईरानी अवाम के साथ अमरीका खड़ा है। ईरानी शहरी इन लम्हात में अपना वतन वापस ले लें। ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी फौजी कमांड खत्म हो चुकी है। बहुत से एहलकार हथियार डालने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने ईरानी पासदाराने इंकलाब को हथियार डालने की वार्निंग दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इमारात और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की। सदर ट्रंप और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने बातचीत में इलाकाई और आलमी अमन पर पेशरफ्त और असरात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि UAE ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं। इमारती हुकाम के मुताबिक UAE ने ईरान में अपना सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। UAE ने तेहरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया। ये इकदाम ईरान के UAE पर हमलों की वजह से किया गया।
ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अपने एक बयान में जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान के बेटे दफाए वतन से पीछे नहीं हटे, अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। इन्होंने कहा कि पहले से तय और मशशुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ड्रोन, फजाई दफाई और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौज के अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। टैंकर्स अब खलीज फारिस और अपने हब्स में जल रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने मशरिक वस्ता में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमरीकी बहरी बेड़े को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। ताहम सेनेट काम ने 3 अमरीकी फौजियों की हलाकतों की तस्दीक की है। सेनेट काम ने मजीद कहा कि ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए हैं। ईरान में 1000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान में बड़े पैमाने पर फजाई हमले जारी हैं। भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद अलाही ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के महफूज मकाम पर मुंतकिल न होने से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। भारत में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही ने कहा कि सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से आयतुल्लाह खामनाई को बार बार कहा गया कि वो सेरे ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बताया कि आयतुल्लाह खामनाई को किसी दूसरे शहर मुंतकिल होने का भी कहा गया। ताहम उन्होंने जवाब दिया कि पहले पूरी कौम को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, फिर मैं भी हो जाऊंगा। डॉक्टर अब्दुल माजिद का मजीद कहना था कि शहीद खामनाई अपने घर में वाक़ दफ्तर में ही थे जब उन पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले में आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया, बहू और उनके पोते भी शहीद हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अमरीकी कौंसल खाने में फायरिंग से 16 शहादतें इंतहाई अंदोनाक सामने है। नहाते मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग का कोई जवाब नहीं बनता, शिद्दत मजम्मत करते हैं। आपको बताएं कि इन्होंने कहा कि हम इस मामले की शदीद मजम्मत करते हैं। अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। रहबर मोज़िम आयतुल्लाह खामनाई की शहादत उम्मत मुसलमान के लिए अजीम सानहा है। इमाम खामनाई ने झुकने की बजाय मुज़ाहमत का रास्ता अपनाकर जाम शहादत नोश किया। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इस दुख की घड़ी में मजलूमों और ईरान के साथ खड़ी है। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर आ गई। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गई। अस्फहान शहर में बड़ा मुजाहरा किया गया और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में ईरान के हिमायती मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गई। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इमाम रजा के रोजे पर सियाह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोजों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका और लंदन में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका के 70 शहरों में एहतजाज किया गया। न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। लंदन में भी ईरानी शहरियों ने अमेरिका और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। लंदन समेत बरतानिया के 12 शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने ईरानी हुकूमत के हक में नारेबाजी की। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टार्मर ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अपने एक बयान में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा कि अमेरिका ने फौजी अड्डों के इस्तेमाल के लिए इजाज़त तलब की थी। अमेरिका की दरख्वास्त कबूल कर ली है। ईरानी मिसाइल डिपो या लॉन्चर्स के खिलाफ बरतानवी अड्डे इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरतानवी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हमारे तैयारे दिफाई कार्रवाइयों के लिए फ़िज़ा में हैं। खलीजी पार्टनर्स दिफाई ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टार्मर ने अमेरिका को अपने फ़िज़ाई अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था।
برطانوی وزیر دفاع جون ہیلی نے کہا ہے کہ ایران پر حملوں کا قانونی جواز بیان کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بیان میں برطانوی دفاعی وزیر جون ہیلی نے کہا کہ برطانیہ نے ایران پر حملوں میں حصہ نہیں لیا۔ برطانوی دفاعی دستے قطر اور قبرص میں موجود ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی دفاعی وزیر نے کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے علاقے میں تعاون کے تحت میزائل اور ڈرونز کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی حملے کے بعد ایران نے فٹ بال ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے رواں سال جون جولائی میں امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ صدر ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ موجودہ حالات میں ٹورنامنٹ میں شرکت کرنا مشکل ہے۔ ایران کا ایونٹ میں پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف لاس اینجلس میں شیڈول ہے۔ دوسری جانب فیفا حکام کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور محفوظ ورلڈ کپ ان کی اولین ترجیح ہے۔ ایران گروپ جی میں بیلجیم، نیوزی لینڈ اور مصر کے ساتھ شامل ہے اور اگر ایران اور امریکہ اپنے اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر رہے تو 3 جولائی کو ڈیلاس میں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پی ایم سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی مصروفیات کی وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل بروز منگل ہوگا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 9 بجے مجلس شورا کے اجلاس سے قبل بلایا گیا تھا، جس میں اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا جانا تھا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے تناظر میں وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتوں اور رسد کی مانیٹرنگ کے لیے 19 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، دستیابی اور اسٹاک پوزیشن کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ براہ راست وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے، جبکہ وفاقی وزراء برائے پیٹرولیم و توانائی، وزیر مملکت، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف پی آر اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے نمائندہ اسلام آباد رانا یامین نے۔ جی رانا یامین، بتائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی یہ کمیٹی قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جی بالکل، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے تناظر میں وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتوں اور رسد کی مانیٹرنگ کے لیے 19 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، دستیابی اور اسٹاک پوزیشن کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ پیش کرے گی، براہ راست وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے، جبکہ وفاقی وزراء برائے پیٹرولیم اور توانائی، وزیر مملکت، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین ایف پی آر اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی میں توانائی کے شعبے کے اہم اداروں کے سربراہان بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں پاکستان اسٹیٹ آئل، پاک عرب ریفائنری کمپنی، سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی نادرن گیس کمپنی پائپ لائن لمیٹڈ کے اعلیٰ افسران شامل ہیں۔ علاوہ ازیں انٹیلیجنس اداروں، آئی بی اور آئی ایس آئی کے نمائندے بھی کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں، تاکہ کسی بھی ممکنہ ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی قلت کی بروقت نشاندہی کی جا سکے۔ وزارت خزانہ کے مطابق کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے معاشی اثرات کا جائزہ لے کر قلیل اور درمیانی مدتی تجاویز پیش کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر رسد میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی مرتب کی جائے گی۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ بحران کی صورت میں ممکنہ مادی اثرات کا تفصیلی تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کمیٹی کے اجلاسوں کے انعقاد اور ضروری معلومات کی فراہمی میں مکمل تعاون یقینی بنائے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس اقدام کا مقصد عالمی منڈی کی صورتحال کے پیش نظر ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانا ہے، تاکہ عوام کو ممکنہ بحران سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جی، ممکنہ بحران سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں۔
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरदार सरफराज बुगटी ने कहा है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का आगाज़ कर दिया गया है। अपने बयान में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा है कि सरहदी मुकामात पर इमिग्रेशन हुकाम 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानियों की ईरान से वापसी का अमल मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वापस आने वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात और मामलत की फ्राहमी की हदायत कर दी गई हैं। अब तक 70 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से वापस अपने वतन पहुँच चुके हैं। दरी असना अमरीका, इसराइल और ईरान कशीदगी के बायस ईरान से 19 पाकिस्तानी तालिब इल्म तफ्तान पहुँच गए हैं। DC चागी के मुताबिक तमाम तालिब इल्म पाकिस्तान हाउस तफ्तान में खैरियत से हैं। पाकिस्तान पहुँचने वाले तमाम तलबा जहिंदगान मेडिकल कॉलेज ईरान में ज़ेर तालीम थे। ताहम तेहरान से आने वाले 19 तलबा में 12 फीमेल तालिबात भी शामिल हैं। मुआशी टीम और IMF के दरमियान आज से इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान तारुफी सेशन शुरू हो गया। मुआशी टीम वफ्द के मुल्की मुआशी सूरत हाल बारे पेशरफ से आगाह करेगी। IMF मिशन के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक जारी रहेंगे। वजारत खजाना के मुताबिक IMF वफ्द की क़यादत मिशन चीफ एविया पेट्रवा और माहिर बेंची, जबकि मुआशी टीम की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। मुज़ाकरात में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना समेत आम अहदेदार शरीक हैं। बातचीत में पाकिस्तान के मुआशी नुक्ता नज़र और मुआशी कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरान ब्रीफिंग बताया कि मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम और मालियाती इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। मालियाती नज़्म ज़ब्त बेहतर, रिजर्व बिफर्स की तामीर नो के साथ मुस्तहकम हुआ है। आगे चलें और आपको बताएं कि पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारत पर जवाबी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABP न्यूज़ को हैक कर लिया। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने भारतीय चैनल ABP न्यूज़ को हैक करके उस पर पाकिस्तानी फौज के मवाद चला दिए। भारतीय चैनल ABP न्यूज़ पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के खिताब के इक्तसाबात भी नशर किए गए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र गिलगित और सकर्दू में आइंदा 3 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की गई है। इंतजामिया का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ इलाकों में गश्त जारी रखेंगे और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों से अपील की गई है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और किसी भी किस्म की अफवाहों से गुरेज करें। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला जारी कर दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम टीचिंग अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने की हदायत की गई है। एमरजेंसी, OT और फार्मेसी सर्विसेज 24 घंटे फार रखने का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की राउंड दी क्लॉक दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रहने और CCTV कंट्रोल रूम फाल रखने का हुक्म दिया गया है। अद्वियात, वैक्सीनेशन, IV फ्लूइड और सर्जिकल सामान की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हदायत कर दी गई है। तमाम ब्लड ग्रुप्स के खून के बैग्स और डोनर्स लिस्ट बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। बायोमेडिकल आला, CT स्कैन, MRI और एक्सरे मशीन फाल रखने की हदायत कर दी गई है। अस्पतालों में स्टैंड बाली जनरेटर और मेडिकल केसेस की दस्तयाबी लाजमी करार दे दी गई। मुकम्मल फाल एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू 1122 से राब्ता यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया गया है। हेल्पलाइन 1019 को 24 घंटे फाल हेल्पलाइन के तौर पर इस्तेमाल करने की हदायत की गई है। जिला इंतजामिया और पुलिस हुकाम से करीबी राब्ता रखने की हदायत भी की गई है। आपको बताते चलें कि अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की ताकीद कर दी गई है। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताते हैं कि मिलत इस्लामिया पाकिस्तान पेशावर की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर उम्मत मुसलमान के अजीम लीडर रहबर मौज़िम इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सईद अली खामनाई और दीगर आला हुकाम की शहादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर ज़ेब से, जो इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा।
جی بالکل، پشاور پریس کلب کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صاحب و دیگر حضرات، ان سے حضور میں بات کرتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، امریکہ اور اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر بربریت کا ثبوت دیا ہے اور آیت اللہ خامنی اور دیگر شعراء کو شہید کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قال الحسین علیہ السلام مثل لا یبایع مثل یزید۔ یقیناً آیت اللہ العظمیٰ غیر خامنئی کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے۔ یقیناً جب انسان میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اس قسم کے سانحات انتظار سے دور نہیں ہے۔ جیسے شعر کہتے ہیں، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ بچہ کیسے گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تغیر رہبر معظم اور ان جیسی ہستیوں کے لیے کوئی غیر متوقع نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے کسی شخص کی جانب سے ہدف جو ہے، مقصد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، رہبر معظم پہ سب مسلمانوں کے دل کو، بلکہ غیر مسلم بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے دل کو دکھ پہنچا ہے یقیناً، لیکن یہ یاد رکھے کہ انشاءاللہ اس کے بعد اس کا جو جانشین آئے گا اسی راستے کو اس طریقے سے اسے انشاءاللہ بہترین انداز میں جاری رکھیں گے۔ پھر یہ امریکہ اور اسرائیل خود سمجھیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے۔ جی مولانا صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ہم کسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے، اسی طرح ہمارے لیڈروں کو مارتا رہا جائے گا، کیا کیا جائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیثیت میں چیئرمین عالم متحدہ علماء مشائخ کونسل آج کی استداد میں ہم شریک ہیں، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے جو دہشت گرد ہے اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے آج جو ہے ہمارے سب شہید ہوئے ہیں۔ جی بالکل، مولانا صاحب و دیگر علماء کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور ہم لوگ اکٹھے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی ہمارے سپریم لیڈر تھے، ان کے جانشین ان کا بدلہ لیں گے۔ مدثر سیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ادھر قومی شاہراہ پر چونک کے قریب لاہور سے پھول نگر جانے والی وین الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی۔ حادثہ میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ اطلاع پر موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاع میں بتایا گیا کہ ٹریفک حادثات میکینیکل فالٹ کے باعث پیش آیا۔ قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا گیا۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائڈ راؤنڈ میں پاکستان نے جیت کے ساتھ آغاز کیا۔ پاکستان نے چین کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ مصر کے شہر اسماعیلیہ میں کھیلے گئے پاکستان اور چین کے درمیان میچ میں پاکستانی ٹیم کھیل کے آغاز سے چین کی ٹیم پر حاوی رہی۔ قومی ٹیم نے پہلے ہدف میں گول کر کے برتری حاصل کی۔ دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں 2-2 گول کر کے 4 کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ آج ملیشیا کے خلاف کھیلے گی۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے کہا کہ صوبہ بھر میں گندم کی فصل کی حالت بہت اچھی ہے۔ گندم کی پیداواری ہدف کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ فیلڈ فارمیشنز کی جاری عملی سرگرمیوں کے حوالے سے منعقدہ اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے کہا کہ ماہرین کی سفارشات کے مطابق اس نازک مرحلے پر گندم کی آبپاشی کے بارے میں کاشتکاروں کو بروقت رہنمائی فراہم کی جائے اور گندم کی نگہداشت پر حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا تعاون حاصل کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز کے حکم پر شہر بھر میں گنا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 90 پرائس مجسٹریٹ فیلڈ میں متحرک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان کے مطابق تمام اسسٹنٹ کمشنر منڈیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، جہاں پیاز اور آلو کی بھرپور سپلائی سے قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن علی اجاز نے نرخ ناموں پر 100% عمل درآمد کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے شہریوں کو قیمت پنجاب ایپ استعمال کرنے کی تاکید کی اور واضح کیا کہ قانون شکنی کرنے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ قصور کے مصطفی آباد میں زیر تعمیر مدرسے میں قرآن و سنہ موومنٹ کے زیر تمام دعوت افطار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
खसूसी खिताब में कारी अब्दुल मजीद साजिद साहब ने तकरीर की, जबकि प्रोग्राम के रूह रवा कारी अब्दुल रहमान मक्की साहब ने बताया कि मदरसे का तकरीबन निस्फ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जानिब सरगोदा में सियासी और समाजी शख्सियत की रिहाइशगाह पर पुरवकार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर के मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना पंजाब बैरिस्टर तैमूर खान बलोच थे। शुरा ने इफ्तार के बाद बाहमी तबादला ख्याल किया। तैमूर खान बलोच ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। निजी स्कूल किला अहमदाबाद में सालाना इंतखाबात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात के एजाज में तकसीम इनामात की शानदार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के दौरान बच्चों ने कौमी नगमे, तकारीर, टैबलो, खाके और तालीमी मौज़ूआत पर दिलचस्प प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। साल भर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में ट्रॉफियाँ और इसनाद तकसीम की गई, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा कराम को शील्ड्स पेश की गई। मुरीदके के नुमाया इलाके में जारी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में गुज़िश्ता रात दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। फील्ड लाइट्स की रोशनी में खेले गए मैचेस में नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। शायकीन क्रिकेट से दाद वसूल की। टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी सईद वसीम शाह, सईद अली रजा हंजरा और ज़िकाउल्लाह विर्क ने शिरकत की। आपको बताएं कि जिनका पुरतकबाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अहम खबर की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे